हेलो ज़ैन साथियों। देखिए प्रैक्टिस सेट है ये। प्रैक्टिस सेट TWA का 15 फरवरी का टेस्ट है। ये 15 फरवरी का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD एक आयत है। P भुजा AB पर एक बिंदु है जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। DP का मान 13 है, CP का मान 10 है। यानी ये जो DP है ना, यहाँ पर ये DP जो है, ये इसका मान दिया हुआ है 13। इसके अलावा CP का मान दिया हुआ है यहाँ पर 10 और BP का मान दिया हुआ है 6। ये टोटल यहाँ पर मान दे रखे हैं। अब ज़ाहिर सी बात, अगर ये 10 है और 6 है तो ये 8 होना चाहिए। सीधा सीधी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, ये 6 है, यानी कि 10 है 6 तो ये 8 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि 8 का वर्ग और 6 का वर्ग बराबर 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ट्रिपल एट भी कह सकते हैं ये। इसके अलावा इसी तरह से इसको कर लेंगे। ये 13, अगर ये 6 है, ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये इधर का 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि आयत आयत में आमने सामने की वजह बराबर हो जाएंगी। ये 8 है तो ये वाला भी 8 हो जाएगा। अगर ये 8 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा? यानी कि 13 के स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, यानी कि 169 में से 64 घटा देंगे। 169 में से 64 घटाएंगे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 105, ठीक है। 105 आ जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, हमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं, ठीक है। एक त्रिभुजाकार मैदान बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एक त्रिभुजाकार मैदान बन गया है, उसके तीनों कोनों पर बांध दिए गए हैं घोड़े, और 7 मीटर की रस्सी है। रस्सी अगर 7 मीटर की रस्सी है तो 7 मीटर की रस्सी इस तरह से हो जाएगी भाई, है ना। ये यानी कि वो इतना ही खेत चर पाएंगे। अगर 7 मीटर यहाँ तक बंधे तो इतना जा पाएंगे, वो इतना घूम पाएंगे, ठीक है, इतना चर पाएंगे। सवाल में देखते हैं पूछा क्या। सवाल पूछा है घोड़े द्वारा चरे गए, यानी कि जो चरा गया स्थान है वो पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है ना, ये तिरछाखंड बन रहा है ये, ठीक है। एक तिरछाखंड बनता है इस तरह से, जैसे ये एक वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया, तो इस तरह से एक तिरछाखंड बनता है ये, तो ठीक है, उसी तरह से बन रहा है। तो तिरछाखंड का मैंने दोनों फॉर्मूले बता रखे हैं, बच्चों को, अधिकतर बच्चों को याद भी होंगे इसके, ठीक है। तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, पर हालांकि इसमें 3 फॉर्मूले लगेंगे। इसमें 3 नहीं, 2 की 1 से काम चल जाएगा इसमें तो इसमें देखो, इसमें 2 बताए थे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये होता है इसके एरिया का, अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, ठीक। इसके अलावा अगर हमें निकालना हो इसकी चाप की लंबाई तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है। हालांकि इनको मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये याद हो जाएंगे, किसी बच्चे को याद नहीं है तो याद हो जाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इन तीनों का निकालना है, यहाँ पर तीनों का निकालना। अब जाहिर सी बात है भाई, ये तीनों कोण, ये त्रिभुज है, यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। इसके कोण हो गए यहाँ पर, ये सॉरी, इसके कोण हो गए। तो ये कोण कितना कोण बना रहे होंगे ये, यानी कि तीनों का जो योग होगा 180 डिग्री का होगा। अब ये तो पता नहीं हमें कितने कितने बना रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा भी बोल रखा है कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज भी नहीं है ये, तो इसमें जो है ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। तो इसका मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो हम लगाएंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वाला, ठीक। ये लगेगा इसमें, और ये थीटा जो है ना, एक थीटा हो जाएगा। ये मतलब अलग अलग कोण है यहाँ पर, ये अलग अलग कोण है। तो यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर 360 ये सभी में कॉमन रहेगा, सभी में कॉमन रहेगा। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा भाई? हमारे पास केवल ये बचेगा इसमें कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 तो हमारे पास रहेगा। बाकी जो है इसमें थीटा कॉमन आ जाएगा, यानी कि थीटा प्लस गामा या लैम्डा कुछ भी मान लो, ठीक है। इस तरह से ये लैम्डा उल्टा होता है, ठीक है। तो इस तरह से मान लो कुछ भी, यानी कि 3 कोण हो गए। तो ये तीनों कोण हो गए, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसका मान टोटल 180 आ जाएगा। हालांकि इतना करना नहीं होता है, ये समझाने की वजह से मैं बता रहा हूँ बस। यहाँ पर ये 180 आ जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा केवल, ठीक है। अब इसका मान रख दें, पाई का मान कितना होगा? 22/7 होगा। आर का मान 49 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 2। 7 सत्ते 49, यानी कि 11 सत्ते 77 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक गोले का आयतन जो है 38,808 घन सेमी, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। गोले का आयतन कितना दे रखा है? 4/3 पाई आर की घात 3 होता है भाई। और ये कितना दे रखा है? ये 38,808 दे रखा है, 38,808, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे 11 का मल्टीपल देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर सभी 11 का मल्टीपल है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको 4 से काट देंगे, 4 9 36 आ जाएगा। इसके अलावा बचेंगे तो 4 7 28 और 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक। और 4 से कट जाएगा और यहाँ पर 11 से भी कटना चाहिए भाई,
11 से भी कटना चाहिए लेकिन बाद में काटेंगे, चलो इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास r की पावर 3 9702 गुणा 3 और गुणा 7/22। इस तरह से लिख सकता हूँ भाई मैं। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ से मैं काट दूंगा 11 से, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88 आ जाएगा, और 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 22 ये आ जाएगा। 2 से इसको काटूंगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 7 ते 21 आ जाएगा, है ना। 7 ते 21 आ जाएगा, यानी कि r की पावर 3 का मान ये आ जाएगा, यानी कि ये 21 का घन है, ये 21 का स्क्वायर है, ये 21 है, यानी कि 21 का घन हो जाएंगे, r का मान 21 आ जाएगा। ठीक है भाई, r का मान अगर 21 आ जाएगा तो मुझे निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुणा 22/7 और गुणा 21 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 7 तिया 21 और 21 चौक 84 और 22 तिया 66। ठीक, 66 और गुणा 84 ये मुझे निकालना होगा। 4 छंग 24, यानी कि ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, 8 छंग 48, यानी कि इससे तो बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसकी गुणा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक समवर्गाकार पिरामिड जिसके आधार की भुजा 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 45 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर सम त्रिभुजाकार पिरामिड में ढाला जाता है जिसके संभव आधार की भुजा 10 सेमी तथा ऊंचाई ये दी रखी है, यानी कि सम त्रिभुजाकार पिरामिडों की कुल संख्या बतानी है। जब इस तरह की बात होती है तो मैंने बताया था कि इसमें बड़े आयतन को ऊपर रख देते हैं और छोटे आयतन, मतलब छोटा जो आयतन बनता है उसको नीचे रख लेते हैं, पकड़ देते हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा वाला पिरामिड था, पहले बड़ा वाला पिरामिड था, इसका आयतन को ऊपर रखेंगे, यानी इसका आयतन को ऊपर रखेंगे, मतलब इसका आयतन कितना हो जाएगा, मैंने सभी आयतन बता रखे हैं भाई, इसका आयतन और वक्र पृष्ठ और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सब बता रखे हैं मैंने इसके। तो यहाँ पर इसका पिरामिड का आयतन हो जाएगा 1/3 और आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगा। और ऐसे ही नीचे वाले का होगा, ऐसे ही नीचे वालों का होगा, लेकिन इसमें अंतर ये है कि ऊपर जो था ये वर्गाकार पिरामिड था, नीचे जो था वो समबाहु त्रिभुजाकार पिरामिड बना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुजाकार पिरामिड में ढाला गया है। ठीक है, इतना अंतर रहेगा, तो आधार का जो क्षेत्रफल है वो बदल जाएगा दोनों के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। फॉर्मूला लिख लिया होगा, याद याद रख लिया होगा। तो यहाँ पर पिरामिडों का आधार की भुजा है यहाँ पर 1/3, यानी कि आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका वर्गाकार है तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 400। ठीक है भाई, भुजा 20 है तो इसका क्षेत्रफल 400 हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 45। एक का आयतन आ गया ऊपर वाले का, बड़े वाले का रखूँ छोटे वाले का आयतन। छोटे वाले का आयतन कितना हो जाएगा भाई, ये कितना है, इसकी जो आधार की भुजा है 10 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है, तो कितना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का 1/3 तो रहेगा, ये समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा √3/4 और गुणा में आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर 100 आ जाएगा यहाँ पर, और एच का मान आ जाएगा यहाँ पर 10√3, 10√3 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर मुझे दिख रहा है तो यहाँ पर 3 से 3, यानी कि 3 ये तो पूरा कट रहा है यहाँ पर, ये ठीक, ये तो पूरा कट जाएगा, और ये 0 से 0 4 भी पूरा कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, और सॉरी ये 0 0 कट रहे हैं, 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 गुणा 45 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 16 गुणा 45 यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा ये 3 बचेगा, और 3 और 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा केवल 30। ठीक है, ये आ जाएगा 15 या 45 और 15 दूनी 30, 2 अट्ठे 16, 8 के 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। 24 बनेंगे ऐसे छोटे छोटे पिरामिड जो बनेंगे ना त्रिभुजाकार, यानी कि समबाहु त्रिभुजाकार जो बनेंगे तो वो 24 बनेंगे। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर के मूल्य पर इसकी दीवारों और तली का प्लास्टर करने की रुपए में लागत बतानी है, कितनी होगी। तो यहाँ पर टैंक है, यानी कि टैंक की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, कितना होगा, ये होता है 2L+B इंटू एच। ठीक है, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो कमरा होता है उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा बोल दो या फिर यहाँ पर टैंक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और बोल दी है, इसमें दीवारों के साथ साथ तली का भी बोल दिया है। तली को बोल दिया है तो इसमें तली का लंबाई गुणा चौड़ाई वो लेनी पड़ेगी, तली की भी। ठीक है, तो इसका टोटल बताना है इसमें। तो यहाँ पर 2L का मान कितना आ जाएगा, L का मान है यहाँ पर 25 मीटर, और B का मान आ जाएगा यहाँ पर 25, B का मान आ जाएगा 12, और H का मान आ जाएगा 6, प्लस LB हो जाएगा 25 गुणा 12। ठीक है, 25 गुणा 12 इस पर बताना है, इस पर बताना है 10 रुपये के हिसाब से कितना लगेगा। ठीक है, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर पर तो ये लग रहा है कितना लग जाएगा यहाँ पर, ये 25 और 12 37 हो जाएंगे, 37, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 2 गुणा 37 और गुणा 6,
और प्लस में आ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 कम 25 यानी कि 300 आ जाएगा ये। इसको 2 छंग 12, 12 70 और 12 तिया 36 और 8 44 हो जाएगा, 444 और प्लस का 300 यानी कि 784 हो जाएगा। 744 सॉरी 784 नहीं 744 हो जाएगा। तो 744 पर बताना है, 744 पर 10 रुपये के हिसाब से 1 वर्ग मीटर स्क्वायर में तो कितना है भाई, ये 744 तो 10 रुपये के हिसाब से कितना लगेगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, 10 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, कुल मिलाकर के 10 से गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 का गुणज है उनका योग बताना है। तो 5 का गुणज वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 5 10 हो जाएगी, 15 20 इस तरह से हो जाएंगी। और कहाँ तक है, इसके बीच में पूछा है, यानी कि 195 तक। तो 195 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, पहले तो संख्याओं का पता होना चाहिए, फिर योग निकाल देंगे इनका। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, अंतिम पद रखेंगे माइनस का प्रथम पद रखेंगे बराबर का n माइनस का 1 और गुणा में इनका अंतर रखेंगे। अंतर कितना है, 5 का है यहाँ पर। तो यहाँ से 190 बचेगा भाई इधर। 190 को जब 5 से भाग करूँगा तो 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40 और प्लस का 1 इधर आ जाएगा, यानी कि n का मान जो आ जाएगा 39 आ जाएगा। यानी कि 39 टोटल संख्याएं हैं। ठीक है भाई, 39 टोटल संख्याएं हैं। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, अंतिम पद भी दे रखा है, प्रथम पद भी दे रखा है, तो हम ये वाला लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 और a प्लस का l, ये वाला लगा देंगे। ठीक है, 2 फॉर्मूले होते हैं, तो ये वाला लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अंतिम और प्रथम पद दोनों दे रखे हैं। तो n का मान 39/2 आ जाएगा। इसके अलावा a का मान यहाँ पर 5 है और l का मान 195 यानी कि लास्ट पद। ठीक, यानी कि 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 39 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य है, ये बताना है। ये दोनों सही है या एक कथन है सही है या दोनों ही सही नहीं है। तो 625 को क्या लिख देंगे, 625 को तो हम यहाँ पर 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 625 का वर्ग 25 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसके अलावा 1296, 1296 को अगर देखें तो 1296 को हम एक क्या लिख सकते हैं, 216 और गुणा 6 ये होता है, 6 16 6 96 6 दूनी 12। ठीक है भाई, ये होता है, यानी कि 6 का घन है, 6 यानी कि 6 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 1/4 भी है, यानी कि इसका मान 6 ही आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी कैसे हुआ है। देखो कुछ बच्चों को बताना पड़ता है। तो यहाँ पर 6 की पावर, जैसे यहाँ पर 6 की पावर 4 को हम करेंगे तो 1/1296 आएगा, और ये जो यहाँ पर दिया होता है 1/4 होता है ये। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो खाली 6 बचेगा यहाँ पर। और 10 जो है ये किसका, 32 का वर्ग होता है। ठीक है, ये 32 का वर्ग होता है, तो 25 और 32 यानी कि ये जुड़ करके हो जाएंगे 63। और 63 जो है, 63 ये क्या 90 से बड़ा है, 90 से तो बड़ा नहीं है, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला चेक करते हैं, 729। तो 729 किसका वर्ग है भाई, यहाँ पर ये वर्ग ही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर। 729 से 27 का वर्ग, 27 का वर्ग है, और फिर यहाँ पर घन यानी कि ये 3 आ जाएगा। इसका टोटल का मान 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका टोटल मान 3 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा यहाँ पर ये 256 16 का, और 16 की पावर, यानी कि अगर मैं 2 की पावर 4 करूँ तो 16 आएगा, इसका मतलब इसका मान 2 आ जाएगा। 2 बराबर 5 यानी कि 5 बराबर 5 आ जाएगा, तो ये वाला ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन बी ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था कुल मिलाकर के। दो संख्याओं का लघुत्तम समाधान महत्तम समाधान 60 और 3 है, इनका अंतर 3 है, तो दो संख्याओं का योग बताना है, क्या होगा। ठीक है भाई, यानी कि एलसीएम दे रखा है, एलसीएम है यहाँ पर कितना है 60 है, और एचसीएफ दे रखा है 3। अगर एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है और अंतर 3 है, तो इसको हम ओरली दिमाग में भी सोच सकते हैं दोनों संख्याओं को। यानी कि 60 है, मैं देखूँ तो 20 या 60, ठीक है, लेकिन 20 के साथ अगर मैं अंतर देखूँ तो 23 और 17 नहीं बन रहे कुछ भी, यानी कि 15 चौका 60 भी होता है, 15 चौका 60, लेकिन 15 के ऊपर देखो 18 पे नहीं बन रहा, लेकिन 12 पे बन रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों संख्या 15 और 12 हो जाएंगी, दोनों संख्या 15 और 12 हो जाएंगी। दोनों में 3 को एचसीएफ भी दोनों का 3 भी है, और अगर मैं इसमें देखूँ तो 5 गुणा 3, और यहाँ पर केवल एक ही 3 लूँगा, यानी कि 4, 4 पंजे 20 या 60, दोनों का एलसीएम जो है 60 भी है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 15 और 12 वही दो संख्याएं हैं। ठीक है भाई, वैसे भी सोच सकते हैं और निकाल भी सकते हैं इसको, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, है ना। तो ठीक है भाई, तो इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, योग कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अब सोचे कि यार अगर दिमाग में ना आए तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर देखो ऐसा भी कर लेंगे कि उनका अंतर 3 है, उनका एचसीएफ 3 है, तो हम पहले संख्या लेंगे, संख्या मान लेंगे 3x है, और दूसरी 3x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, दोनों का अंतर 3 है यहाँ पर, 3 एक जो है 3 फालतू है, ये मतलब है कि इनमें 3 का अंतर है, तो एक फालतू है 3।
ठीक है, तो दोनों संख्या ये हो गई यहाँ पर। इसके अलावा बोला था कि उनका अब दोनों संख्या हैं, हमें पता है कि एक संख्या का गुणनफल और गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ होता है, क्योंकि दोनों दे रखे हैं। 60 गुणा 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा और एक 3 यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, जब ये स्थिति बनती है, पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है, तो प्लस प्लस माइनस बनते हैं। ठीक है, और संख्या जो और जब हम टुकड़े करते हैं, यानी कि 20 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो घटाने पर आए, घटाने पर 1 4 पंजे 20, यानी कि 5 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा। इसका मतलब जो प्लस का रहेगा ना बाद में, जब 0 के बाद जाएगा, यानी कि एक्स का मान यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, एक्स का मान 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स का मान अगर 4 आएगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 3 15, तो ऐसे ही पता लग गया है, देखो। ठीक है, अब 4 4 का मान यहाँ रख देंगे, 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं अगर ना पता हो तो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन ये भी इसमें अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या करना चाहिए, हमें हमें करना चाहिए सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हल करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इस वाले को करेंगे तो फिर ये खुलता चला जाएगा। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 तिया 15 और 15 एकम 15, यानी कि 11 बटे 5 तिया 15 चौका 60 आ जाएगा। इस वाले का मान जो आएगा 11 बटे 60 आ गया। अब ये भाग करने से पहले इसकी गुणा करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ चिपका हुआ रखा है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3, यानी कि 20 और आ जाएगा, 80 11 बटे 80 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस पूरे का मान जो आ जाएगा इस वाले का 11 बटे 80 आ जाएगा। ठीक है भाई, 11 बटे 80 आ जाएगा। अब अगर ये 11 बटे 80 आ गया, तो हम देखो इसको किस तरह से रख सकते हैं। भाई 11 बटे 80 यहाँ पर ये है। ठीक है, 11 बटे 80 ये है यहाँ पर। इसके अलावा इसको अब जब हम भाग को गुणा बनाएंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, यानी कि 80 बटे 11 आ जाएगा यहाँ पर, 80 बटे 11। और ये भाग का निशान गुणा बनाएंगे तो 6 कम 6 और 5 11, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, है ना। यानी कि तो पूरा कट जाएगा, तो 6 बटे 11 बचेगा यहाँ पर। यानी कि अब इस वाले का जो मान आ जाएगा इस वाले का, वो 6 बटे 11 आ जाएगा ये, क्योंकि इसका मान तो 1 हो जाएगा, ये पूरा कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मान 1 आ जाएगा यहाँ पर, इस पूरे का 1 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास केवल अब देखो यहाँ पर ये है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है 9 बटे 11, तो 9 बटे 11 मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, यानी कि 15 बटे 11 आ जाएगा। 15 बटे 11 इस वाले का आ जाएगा ही। ठीक है, जो ये वाला लगाया है यहाँ पर, 15 बटे 11 आ जाएगा, यानी कि 11 कम 11, 15 बटे 11 ये है यहाँ पर, 15 बटे 11, और भाग का निशानी जब इसको गुणा बनाऊंगा तो ये 11 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका मान भी 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक समूह में जो है 66 से ही 2/3% बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। 66 से ही 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है 2/3 ही होती है ना। तो 3 में से 2 की औसत आयु कितनी है भाई, 2 की औसत आयु है 13। ठीक है, और बाकी की औसत आयु जो है 14.5 है। बाकी की 14.5 है, मतलब बाकी कितने हैं, एक बचे, एक ही तो बचे बाकी, है ना। बाकी एक बचे, टोटल 3 है, 2 की 13 है, तो बाकी 1 की हो जाएगी, यानी कि शेष बच्चों की, ओ सॉरी, सभी बच्चों की औसत आयु है यहाँ पर ये। ठीक है भाई, सभी बच्चों की औसत आयु है यहाँ पर 14.5, है ना। 14.5 जो है वो सभी की है। इन वालों की पूछी गई कि इनकी कितनी होगी यहाँ पर। ठीक है, एलिगेशन लग रहा है आसानी से यहाँ पर। तो इसमें से जाएगा तो 1.5 बचेगा भैया, 1.5, यानी कि 1.5, एक का मान जो है वो 1.5 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 का मान 3 हो जाएगा, और 2 का मान 3 है तो इसका मान 17.5 होना चाहिए। ठीक है, 17.5 में से 14.5 घटेगा जब ही आएगा यहाँ पर। तो जो बाकी के बचे हुए हैं ना उनकी औसत आयु 17.5 है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि रिजवान ने एक बक्से में लाल नीली कांच की गोलियां रखी हैं। भाई रिजवान है एक लड़का, ये इसने बक्से में लाल और नीली यानी कि रेड और ब्लू रखी हुई है कांच की गोलियां। उनका अनुपात कितना है, लाल का और नीली का 5:4 का। ठीक, 5:4 का अनुपात है। एक 5 गोली खो गई, इसमें से खोने खोने के बाद 10 नो का अनुपात हो जाता है, 10 नो का अनुपात हो जाता है। ठीक है, खोने के बाद इसको एक्स मान के भी कर लेंगे, बस एक्स मान के भी 2 लाइनों का सवाल है ये। ठीक, इसके अलावा 10 नो का अनुपात हो जाता है, तो देखो उसमें लाल गोली खोई है, यानी कि नीली गोली तो बराबर रहनी चाहिए। नीली गोली जितनी पहले थी उतनी ही अब होनी चाहिए, तो हमने बराबर कर ली है। ये इनमें डिफरेंस आया है बस, इनमें ही तो डिफरेंस आया, यानी कि 9 पंजे 45 40, यानी कि 5 गोलियां खोई हैं यहाँ पर, और रियलिटी में भी 5 खोई हैं। तो इसका मतलब 5 का मान 5, यानी कि 1 का मान 1 आ जाएगा। 1 का मान अगर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब ये जो संख्या है ना यहाँ पर, ये एक्चुअल वाली ही बन जाएंगी हमारे पास। तो सवाल में क्या पूछा है कि अब उसके पास कितनी गोलियां बची हैं, 10, इसके पास बची हैं 40 ये हैं, और 36 9 36, यानी कि 76 गोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तु पर खर्च करता है। ठीक है? उसके बाद उसके पास इतने रुपए बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन मान लें कि मासिक वेतन उसका ₹100 था। ठीक है? ₹100 उसका मासिक वेतन था। अब क्या हुआ कि 25% उसने खर्च कर दिया, 25% दैनिक वस्तु पर खर्च कर दिया, तो उसके पास बचे अब इस समय यहाँ पर भाई इसमें पूछा क्या, अब उसका मासिक वेतन पूछा ना, तो इसको ऐसे डायरेक्टली कर लेंगे, है ना? तो यहाँ पर 25% खर्च करता है, तो उसके पास 25 तिया 75 और 25% का आ जाएगा 25 चौका 100। ठीक है भाई? ये आ जाएगा यानी कि 3/4 उसके पास शेष रह गया अब। ठीक है? यानी कि 1 खर्च कर दिया 4 में से, 3/4 उसके पास रह गया अब, जो भी बचा उसके पास। वैसे शेष आएगा 18% घर के किराए पर। फिर भी शेष आएगा 16%, यानी कि 18% खर्च कर देगा। 18% को क्या लिख सकते हैं, 9/50 लिख सकते हैं भाई, यानी कि अब उसके पास 41/50 रह जाएगा, है ना? अब वो जो है 16% खर्च कर देता है, तो उसके पास 861 बचते हैं। 16% खर्च कर देगा, 16% को क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 यानी कि 25, यानी कि 21/4 रह जाएगा। अब 21/25 सॉरी 21/25 रहेगा उसके बाद, जो कि 861 के बराबर है। ठीक है? 861 के बराबर है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो 41 से कट जाएगा आसानी से, 41 से 41 दूनी आ जाएगा यहाँ पर 82, और 41 कम 41, 21 से 21 कट जाएगा। ठीक है भाई? 21 से 21 कट जाएगा, 41 से खत्म हो चुका है ये। इसके अलावा अब मेरे पास 50 दूनी 100 आ जाएगा यहाँ पर, 50 दूनी 100 आ जाएगा ये, और 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि और कुछ बच रहा क्या भाई इसमें? 2 दूनी 4 और यहाँ पर 25 बच रहा है, यानी कि 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, यानी कि 3 का मान जो है 50 के बराबर आ रहा है यहाँ पर ये। ठीक है भाई? 3 का मान 50 के बराबर आ रहा है। सवाल में क्या पूछा? सवाल में पूछा है कि उसका वेतन मैंने लिया था 100, तो यहाँ पर मैं 100 कर दूँगा, बटे में 3 कर दूँगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है? बटे में 3 कर दो 100, यानी कि यहाँ पर 16 तिया 48 बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर ये। यही आएगा इसमें 16, यानी कि अब 6-6 बढ़ता चला जाएगा आगे वो। ठीक है भाई? 6-6 बढ़ता चला जाएगा, तो ये आएगा 16, 66 से 2/3 आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कपिला ने 320 पेटी फ्रॉक की दर से 100 फ्रॉक खरीदी और परिवहन पर 1000 रुपये खर्च कर दिए, और प्रति फ्रॉक ₹1.5 का कर टैक्स दिया मतलब, और श्रम शुल्क 500 था। यदि 10% का लाभ कमाना चाहती है तो प्रति फ्रॉक विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ये भी एक अच्छा सवाल है इसमें। ठीक है? तो यहाँ पर देखो, इसमें प्रति फ्रॉक की बात की तो मैं प्रति फ्रॉक का लेकर चलूँगा शुरू से ही। यहाँ पर कपिला ने 320 प्रति फ्रॉक की दर से 100 फ्रॉक खरीदी, यानी कि एक फ्रॉक का जो मूल्य था, एक फ्रॉक का जो मूल्य था वो 320 रुपये था, है ना? इसके बाद 100 फ्रॉक खरीदी थी उसने, परिवहन पर 1000 रुपये खर्च कर दिए उसने। परिवहन पर 1000 रुपये खर्च कर दिए, तो एक एक फ्रॉक पर कितने 10 रुपये खर्च कर दिए होंगे, है ना? और उसने प्रति फ्रॉक ₹1.5 पर कर दिया, यानी कि ₹1.5 का प्रति फ्रॉक टैक्स भी दिया उसने। और इसके अलावा श्रम शुल्क जो था ₹500 था, टोटल पर 500 था, तो 100 फ्रॉक पर कितना हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा। तो यानी कि एक फ्रॉक का ये कॉस्ट पड़ा होगा उसे। एक फ्रॉक का जो कॉस्ट पड़ा होगा ये पड़ा होगा 310, 30, 5 35 36, यानी कि 336.5 बचा। ठीक है भाई? 336.5 का सीपी बचा उसका टोटल, यानी कि सॉरी एक एक का टोटल नहीं, एक का बचा। ठीक है? 100 फ्रॉक खरीदी, 100 से गुणा कर देंगे, पूरा निकल जाएगा यहाँ पर ये। इसके अलावा तो प्रति फ्रॉक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए अगर 10% का लाभ कमाना? 10% का लाभ कमाना तो 11/10 कर देंगे, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है? 11/10 कर देंगे, 11 से गुणा कर देंगे, देख लें कौन सा आ रहा है। ठीक है? करते हैं, 11 पंजे 85 और 11 पंजे 55 आ जाएगा, और 11 छः 66, 66 और 5 71 का 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला सही होना चाहिए। ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर ये ठीक होना चाहिए, सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला कि ब्रांड ए के टेलीविजन पर 25% की छूट है और ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% की छूट है, और यहाँ पर दे रखा है कि छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से अधिक है, ए के मूल्य से अधिक है बी का। यहाँ पर बी का ले लेंगे और यहाँ पर ए का लेंगे। ठीक है? क्योंकि बी का अधिक है, और इसमें देखो बी का अंकित मूल्य भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है? बी का अंकित मूल्य, तो बी का अंकित मूल्य में जो है यहाँ पर रख लूँगा 35,000। ठीक है? बी का अंकित मूल्य 35,000 रख लूँगा, और इस पर छूट कितनी दी गई है? बी पर दी गई है 40% की। 40% का मतलब हो जाएगा 2/5। ठीक है? 2/5 छूट के बाद हो जाएगा 3/5। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? और ये कितना अधिक है इससे? जब इस पर ए पर छूट दी गई होगी 25% की, 25% का मतलब हो जाएगा 3/4। ठीक है? 25% की छूट का मतलब ये हो जाएगा, समझ गए बात? तो यहाँ पर कितना अधिक है इससे? ये 2250 रुपये का अधिक है, बस इतनी बात इसमें क्या रखी थी यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पर देखो 5 सत्ते 35
5 सत्ते 35 7 के 21, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 21,000 ये। ठीक है, 21,000 माइनस का 3a बटे 4 बराबर 2250 आ जाएगा, यानी 2250 आ जाएगा। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, 3 सभी में कॉमन है, 3 निकाल दूंगा, यानी कि यहाँ पर 7,000 आ जाएगा भाई। ये 7,000 माइनस का a बटे 4 बराबर 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 750 आ जाएगा। 7,000 में से 750 आ जाएगा, यानी कि a का मान जो आ जाएगा, यानी कि ये माइनस माइनस का निशान बच रहा है। जैसे 750 में से 7,000 घटाऊँ तो माइनस का है, तो माइनस से माइनस खत्म कर देगा वो। 7,000 में से 750 घटाना है मुझे, तो ये बचेगा मेरे पास 6250 बचना चाहिए भैया, नहीं 6250 बचना चाहिए। 6250 बचेगा, 4 से इधर गुणा कर दूंगा, यानी कि आ जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि 625 के अगर 4 गुणा करूँगा तो ये मेरे पास 25,000 आ जाएगा। 25 चौका 100 और 6 चौक 24, ठीक है भाई, 25,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, यानी कि यही पूछा था कि एक अंकित मूल्य बताना है, एक अंकित मूल्य बताना, तो यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि x की एक धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मूलधन यह है, यानी कि साधारण ब्याज के रूप में दे रखा है कि 3 वर्ष का जो है कितना है, 3 वर्ष का है 10,483, 3 वर्ष का 10,483, और 7 वर्ष का मूलधन कितना है, 7 वर्ष का है 12,727। ठीक है भाई, 12,727 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होता है इसमें, ये 7 साल का है, ये 3 साल का है, तो हमें 4 साल का ब्याज निकल जाएगा यहाँ पर। 4 साल का ब्याज कितना जाएगा, 4 साल का ब्याज आ जाएगा यहाँ पर, 4 साल का इसमें से मैं घटा लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा भाई 4 4, और ये बचेगा 2 2, यानी कि मेरे पास बचेगा 2244 ये, यानी कि 4 साल का जो ब्याज आ जाएगा वो 2244 आ जाएगा, है ना। मैं 1 साल का ब्याज भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 में से 3 का निकालना है या 7 का निकालना है। ठीक है, 4 का नहीं चलेगा, या तो मुझे 3 का निकालना पड़ेगा, 7 का। अगर 4 का इतना है तो 3 का कितना होगा भाई, 3 का कितना बटे 4 कर दूंगा, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 4 एकम 4 गुणा 3 आ जाएगा, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा मेरे पास 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 और एक 1683 आ जाएगा। 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज अगर 1683 है, मूलधन ये है, तो मुझे निकालना है धनराशि। तो इसको जो है ना, इस वाले ब्याज को इसमें से घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो 104 में से 16 जाएगा, तो भाई 88 बचना चाहिए भाई, 88 बचना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 8800 हो जाएगा भाई। ठीक है, 8800 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13/5 वर्ष में बढ़कर 4205.55 हो जाता है, तो मूलधन निम्नलिखित में से कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में थोड़ी सी इसमें ये कमी थी, सवाल में यहाँ पर जो है ये 12/5 है यहाँ पर। ठीक है, 12/5 है इसमें, ये टाइपिंग में मिस्टेक है इसमें। तो कोई मूलधन जो है 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12/5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है, तो मूलधन बताना है कितना होगा। तो 15% को क्या लिख सकते हैं भाई, करने के तो देखो 2-3 तरीके हैं, बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं रहा, तो यहाँ पर एक तरीका ही चल जाएगा। 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, 3/20 हो जाएगा, यानी अगर वो धनराशि 20 रुपये की है तो वो ब्याज लग करके 23 हो जाएगी। और ये टाइम कितना है यहाँ पर, 12 सही 12 कितना था, 12/5 था, तो जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 2 सही 2/5 का, यानी कि 2 साल तक तो लेंगे लेंगे इसको, 2 साल तक तो ले ही लेंगे, और तीसरे साल में पूरा नहीं जाएगा। तीसरे साल में कितना जाएगा भाई, ये जो 2/5 है इसमें गुणा कर देंगे यहाँ पर, यानी कि 2 तिया 6, 5 दूनी 10, यानी कि इसको भी काट सकता हूँ, यानी कि 10 50, यानी कि 50 से 53 होगा। ठीक है, 50 से 53 हो जाएगा तीसरे साल के लिए। इसको देखता हूँ, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 आ जाएगा, इसकी गुणा करनी पड़ेगी मुझे, इसकी गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 23 का वर्ग हो जाएगा भाई यहाँ पर 529, 23 का वर्ग 529, 53 से गुणा करनी पड़ेगी, 53 से गुणा करनी ही पड़ेगी यहाँ पर मुझे। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूँगा भाई, 5 नम 45 का, 5 नम 45 का 5, यानी कि इसको कर लेते हैं यहाँ पर गुणा। ठीक है भाई, 3 मैं थोड़ी सी ट्रिक से कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही संख्या है, आसानी से कर सकते हैं। 3 नम 27 और 3 दूनी 6 2 8 आ जाएगा, और 3 पंजे 15 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 नम 45, 5 नम 45, 5 दूनी 10 4 14 आ जाएगा, उसके बाद 5 पंजे 25 और एक 26 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 7 8 5 13, यानी कि 0, और
ये 8 आ जाएगा, 28,037 ये तो नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, 28,037 ही होगा इसका, ठीक है, क्योंकि गुणा में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 28,037 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो इसका ब्याज आएगा ना, ब्याज लिख करके जो यहाँ पर मिश्रधन बनेगा, तो मिश्रधन बनेगा यहाँ पर ये वाला, ये मिश्रधन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है कि मूलधन ये बढ़कर इतना हो जाता है, यानी कि इसी का मान दे रखा है 28,037 का मान दे रखा है 42,000 ये। तो मुझे निकालना है मूलधन, यानी कि इसका मान निकालना है, यानी कि 28,037 बराबर कितना है 42,005। और जब यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगा और इससे गुणा करूंगा तो दो सिफर तो इस पॉइंट को ख़त्म कर देंगे और दो सिफर मौजूद रह जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा केवल 200 बटे, अब आ जाएगा यहाँ पर इसको 28,037 रख दूंगा। ये भाई ये कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो है इस सवाल में। अगर मुझे दिख रहा है तो यहाँ पर कितनी बार कर सकता है, यहाँ पर ये 8, ये कट रहा है 15 सत्ते 105, 15 तिया 45 और 10 55, ठीक है, और 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 बार कट जाएगा यहाँ से, 15 बार पूरा पूरा कट रहा है, 15 दूनी 30, यानी कि 3,000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। 3,000 रुपये की वो राशि है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यह है कि ए ने रुपये 1,12,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, 2 महीने के बाद बी ने, तो इस तरह का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो भाई ए ने जो है कितने लगाए, बी ने कितने लगाए और सी ने कितने लगाए, ये हमें देखना पड़ेगा पहले। यानी कि इसने 1,12,000 लगाए, इसने 80,000, 72,000 और 8,000 निकाले, इसने 8,000 वापस ले लिए, यानी कि मैं इसमें केवल इसको 112 लिख सकता हूँ, है ना, 112 लिख सकता हूँ केवल मैं इसको। 112 रुपये लगाए इसने, इसने कितने लगाए, इसने 80 रुपये लगाए, इसने कितने लगाए, इसने 72 रुपये लगाए इसने, ठीक है। अब इसने कुछ लगाया है, कुछ समय बाद वो निकाले हैं इन्होंने ने, ऐसे किया है इन्होंने, ठीक है, तो वो क्रिया अपनानी पड़ेगी इसमें। तो अब देखो इसमें सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में 2 महीने के बाद बी ने 80,000 की पूंजी लगाई, बी ने 80,000 की पूंजी लगाई थी, लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से बात बनेगी व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने के बाद, ये 2 महीने के बाद शामिल हुआ था, है ना, 2 महीने के बाद शामिल हुआ था और व्यवसाय से 10 महीने के बाद, यानी व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद, यानी कि 8 महीने तक, 8 महीने तक इसने जो है 80,000 यानी कि 80 रुपये की पूंजी लगाई 8 महीने तक इसने। बात समझ में आ गई भाई? सवाल थोड़ा-सा ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, किसी-किसी बच्चे को लग रहा होगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10 महीने के बाद, शुरुआत से 10 महीने के बाद और ये 2 महीने के बाद शामिल हुआ था, यानी कि 80 रुपये इसने 8 महीने के लिए लगाए होंगे, 8 महीने के लिए। बाकी कितने बचे? 10 महीने के बाद, 10 महीने के बाद बी ने यानी कि 8,000 यानी कि 8,000 रुपये निकाल लिए, यानी कि 8 रुपये निकाल लिए, क्योंकि मैंने 3 सिफर नहीं लिए हैं किसी में भी, ठीक है, तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, तो कोई बच्चे कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पर ये 8 मैं मान रहा हूँ इसको, 8 रुपये वापस ले लिए, यानी कि 72 रुपये रह गए, वो लगाए उसने केवल 2 महीने के लिए, ठीक है, 2 महीने के लिए। बी ने वापस ले लिए थे 10 महीने के बाद। समझ में आ गई बात? यानी कि 10 महीने का समय है इसका। उसी तरह सी ने भी क्या काम किया, सी ने भी वही काम किया, सेम सी ने भी वही काम किया। तो सी जो है, सी शामिल हुआ था और 2 महीने के बाद, यानी कि इसके 2 महीने के बाद सी शामिल हुआ था और इसने भी वही काम किया, यानी कि 2-2 इसमें भी कम होगा। समझ गई बात? यानी कि इसने लगाई है 6 महीने के लिए और ये 8 महीने तक रहा था, तो इसका मतलब अगले 2 महीने के लिए इसने 8,000 वापस ले लिए थे इसने भी, 8 वापस ले लिए तो 64 रुपये इसके भी रह गए होंगे यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई होगी? तो यहाँ से ये इतना निकल के आया है और यहाँ पर हम अब इसमें रेशियो निकाल लेंगे, कितना-कितना इसमें रेशियो है, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए प्लस है यहाँ पर भी दोनों ये प्लस है यहाँ पर और ये जो है ये जो है ये पूरा वर्ष के अंत तक लगा रहा था, यानी कि 12 महीने तक लगा रहा था ए की जो राशि होगी 12 महीने तक की होगी। तो ये ले लेंगे, 8 में अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये 12 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा 8 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि केवल 80 बचेगा और 8 नम 72, 9 दूनी 18 आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा 8 नम 72, 9 छंग 54 ही आ जाएगा, 8 अट्ठू 64, 8 दूनी 16 यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे और भलांकि यहाँ से भी कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी 2-2 कॉमन है, 2 कॉमन और ले लूँगा मैं यहाँ पर, यानी कि 2 सत्ते 14, 12 सत्ते 84 आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा ये आ जाएगा 40, 49 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा 27 और 8, 27 और 8 35 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 7 कॉमन है, यानी कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35, यानी कि 12, 7, 5 का इनका रेशियो बनेगा।
इनका जो रेशियो बनेगा 12:7:5 का बनेगा और इनके गुणा करके जोड़ करके भी निकाल लेंगे तब भी इतना ही समय लगेगा। ठीक है, बाकी इच्छा है किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अंत में उनके हिस्से का 9800 रुपये प्राप्त हुआ। किसको? बी को जो है लाभ के हिस्से में से 9800 प्राप्त हुआ। मान जो है 7 का मान 9800 है। 7 का मान 9800, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 1400। 1 का मान 1400 हो जाएगा। मुझे निकालना कुल लाभ। कुल लाभ कितना है? 24 है। 24 से यहाँ गुणा कर दूंगा, 4 चौक 16, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा इसमें, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 एक में ही ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विलेनो ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 3:5:9:7 है। इनको इस अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलेन में अम्ल और पानी का अनुपात बताना है। आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ये एक अम्ल ए है, यानी कि विलेन ए है, और दूसरा बी है। यहाँ पर एसिड और वाटर है। इनका जो रेशियो है वो कितना कितना है? 3:5 का है, और दूसरे में कितना है? 9:7 का है। इनको मिलाया जाता है, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर 16 इनका, यानी कि एल्शियम 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। और उनको किस अनुपात में मिलाया जाता है भाई? 2:3 के रेशियो में मिलाया जाता है इनको, है ना। 2:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। 2 और 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 यहाँ पर आ जाएगा, 4 पंजे 20, 3 नम 27 और 3 सत्ते 21 जोड़ देंगे, 7 और 2 9, यानी कि 39 आना चाहिए। 39 41, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, है ना। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, यानी कि 1/3 5 दिन में करता है, तो पूरा काम करेगा 15 दिन में। ये जो है पूरा काम करेगा 15 दिन में। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, यानी कि 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। बी करेगा 25 दिन में। उन दोनों ने 6 दिन तक मिलकर काम किया। ठीक है, अभी 6 दिन तक काम किया और शेष काम सी ने 18 दिन में पूरा किया। चलो देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर इनकी एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 75 आ जाएगा, है ना। एलसीएम 75, 15 पंजे 75 और 25 तिया 75। इसमें से 5 3 8, 8 छंग 48, 48 काम 6 दिन में हो गया इन दोनों के द्वारा। ठीक, इसके बाद शेष कार्य कितना बच रहा है? शेष कार्य बच रहा है यहाँ पर 25 और 2 27 बच रहा है। ठीक है, 27 शेष काम बच रहा है। अब ये किसने पूरा किया है? ये शेष कार्य सी ने किया है 18 दिन में। 18 दिन में पूरा किया है, तो इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। 18 से भाग कर देंगे, इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी 9 तिया 27, 9 दूनी 18, यानी कि सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/2। सी की एफिशिएंसी 3/2 आ जाएगी। इसके अलावा पूछा है कि सी ए के लिए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। 75 टोटल काम है, और काम किससे कराना है? सी से। तो ये आ जाएगा 25 तिया 75, 25 दूनी 50 दिन में करेगा, है ना भाई। 50 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर यही दे रखा है इसमें, और यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है। अगला क्वेश्चन यह है कि इसमें और भी ऑप्शन थे वैसे तो, लेकिन 50 पहले में ही है। पाइप ABC एक किसी टंकी को 15, 30 और 40 घंटों में भर सकता है। तो इसमें बोला है कि भाई ये जो है भरते हैं ABC 15, 30 और 40 घंटे में। ए भरता है 15 घंटे में, बी भरता है उस टंक को 30 में, और सी भरता है 40 घंटे में। एक ही दिन पाइप ABC को क्रम से 6, 8, 10 बजे खोला जाता है। इनका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि एलसीएम मतलब इनकी टोटल धारिता आ जाएगी टंकी की। कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। ये 12 आ जाएगा, सॉरी 15 अट्ठे 120 आ जाएगा यहाँ पर। ये 15 अट्ठे 120 आ जाएगा, और ये 3 चौक 12 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब बोला है कि इनको 6, 8 और 10 बजे, यानी कि अगर ए को खोला जाता है 6 बजे, यानी कि 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे काम करेगा ए, यानी कि 4 अट्ठे 32 काम कर देगा। ठीक, इसके अलावा बी को खोला जाता है 8 बजे, 8 बजे से 10 बजे तक ये कितने 2 घंटे काम करेगा, यानी कि 4 दूनी 8 काम कर देगा। ठीक है, 8 काम कर दिया, यानी कि यहाँ पर कितना काम हो गया? 40 काम हो गया। 40 काम हो चुका है, यानी कि 40 लीटर बढ़ चुका है। 120 का टोटल है, तो शेष कितना बच रहा है? 80 बच रहा है। ठीक है, 80 बच रहा है। अब टंकी कितने बजे भर जाएगी? अब तीनों मिलके करेंगे साथ काम, क्योंकि 10 बजे सी को भी खोल दिया गया था। अब तीनों मिलके काम करेंगे, यानी कि 40 तो काम हो गया था, 80 काम बचा है। 80 काम को करेंगे तीनों। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 8 4 12, 3 15, 15 आ जाएगी, यानी कि 5 से काटूंगा तो 16, 5 3 15, यानी कि ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 5 सही 1/3, और मिनट में बदलूंगा गुणा 60 कर दूंगा, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 5 घंटे 20 मिनट में भर जाएगी टंकी, है ना। 5 घंटे 20 मिनट में टंकी भर जाएगी वो।
अब सवाल में पूछा है कि टंकी कितने बजे भरेगी? 10 बजे से जुड़ेगा ये समय, 10 बजे से जुड़ेगा यानी कि 3:20 पर भरेगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस तरह तय करते हैं कि वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है। उनकी चालों का योग 100 है और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे 45 मिनट है। एक्स की चाल और वाई की चाल अनुपात बताना है कितना होगा। तो भाई 90 किलोमीटर की दूरी है, दोनों के लिए दूरी बराबर है। तो ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर दूरी बराबर होती है, 2 चाल दे रखी है, समय दे रखा है, टोटल दूरी दे रखी है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर रखते हैं दोनों की गुणा, यानी कि स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 कितनी हो जाएगी, इनकी चालों का अनुपात बताया पूछा है। तो एक्स और वाई दोनों की गुणा रख देंगे ऊपर और नीचे क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। अब देखो नीचे इसमें कुल समय लग रहा है, कुल समय रख रहा है तो नीचे रखेंगे इनका योग, इनकी चालों का योग दे रखा है 100। ठीक है, चालों का योग दे रखा है 100 और 3 घंटे 45 मिनट यानी कि 3 सही 45/60 यानी कि 15 × 45 15 चौका 60 4 × 12 3 15 15/4 घंटे लगेंगे और दूरी कितनी है, दूरी है 90 यहाँ पर। ठीक, ये चीज़ मैंने बता रखी है, बोट एंड स्ट्रीम में भी बहुत अच्छे से बता रखी है मैंने ये। तो ये आ जाएगा 15 छक्का 90 और 4 छंग 2400 यानी कि एक्स वाई का मान आ जाएगा 2400। ठीक है भाई, एक्स वाई का मान 2400 हो जाएगा यानी कि इनकी गुणा, यानी कि इनकी जो चाल होगी उसकी जो गुणा होगी 2400 आ जाएगी। ठीक है, 2400 हो जाएगी तो क्या उनकी जो स्पीड है 60 और 40 ले सकता हूँ क्या भाई मैं? अभी मैं 60 और 40 ले रहा हूँ, 60 और 40 ले रहा हूँ, इसमें 2 3 3 2 यानी कि जो ऑप्शन में है वो इस तरह से दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वेरीफाई कर लेंगे इसको, वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, 90 किलोमीटर की दूरी है टोटल, 90 किलोमीटर की दूरी है, 60 की स्पीड है, 90 किलोमीटर की दूरी है, 40 की स्पीड है, तो कितना समय लगना चाहिए उन्हों, 3/4 का समय लगना चाहिए यानी कि 3/2 तो ये हो जाएगा और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 9/4 ये हो जाएगा यानी कि 4 यहाँ पर आ जाएगा और 3 दूनी 6 9 6 15 15/4 आ जाएगा भाई यहाँ पर, 15/4 आ रहा है क्या, तो 4, ये 4 आ गया यहाँ पर, 2 दूनी 4 2 तिया 6 9 9 6 15/4 आ जाएगा यानी कि ठीक है 15/4 ही है भाई, 15/4 यही आना चाहिए था, इस समय जो है यही लगना चाहिए था और यही समय लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्पीड है वो बिल्कुल सही है हमारे पास, 60 और 40 की जो स्पीड है बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अब देखो सवाल में ये भी बोल दिया है, सवाल में ये बोल रहा है कि वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है, तो इसका मतलब वाई की ये हो जाएगी, एक्स की ये हो जाएगी। तो हमें आंसर निकालने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर मान लो 2 3 3 2 इस तरह से दे रखो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसका जो आ जाएगा, किसकी चाल चाल पूछिए, एक्स और वाई की पूछिए, तो एक्स वाई का आ जाएगा 2 3 का। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं था, है ना। अब वरना तो फिर समीकरण बनेगा, समीकरण बना करके कर सकते हैं। एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किमी की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, स्किप कर सकता हूँ क्या मैं इसको, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 18 घंटे, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है सीधा DS EUS B और W लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद एक नाव की चाल जो है, शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी 16। विपरीत दिशा में नाव द्वारा विपरीत दिशा में 18 किमी की दूरी जाने में लिए गए समय धारा की दिशा में 30 किमी की यात्रा करने में लिए गए समय के बराबर है। तो ये सवाल अच्छा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाएगी, ये 16 + W हो जाएगा और ये 16 माइनस का W हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दूरी तय कर रही है 30 की, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, 30 की दूरी तय कर रही है और इधर कर रही है 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इसमें जो लिया गया टाइम है ना वो बराबर है। टाइम कितना हो जाएगा भाई, टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि चाल है और ये दूरी है। हालांकि मैं यहाँ से इसका रेशियो भी लेकर के ले लूँगा, रेशियो भी ले सकते हैं वैसे, यहाँ पर 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 हो जाएगा, है ना। 6 पंजे 30 6 तिया 18 ये भी मैं आसानी से ले सकता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा, इसकी गुणा करूँगा इसकी यहाँ गुणा करूँगा बराबर कर दूंगा क्योंकि दोनों बराबर हैं यहाँ पर। 3 की यहाँ गुणा करूँगा क्योंकि अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16 + 16 = 48 प्लस का 3 W हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और माइनस का 5 W, ठीक, यानी कि ये इधर आकर के जुड़ जाएगा, इधर आकर के घट जाएगा, यानी कि ये 8 W हो जाएगा, 8 W और ये 80 में से 48 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 32, यानी कि W का मान आ जाएगा 4। W का मान आ जाएगा 4। सवाल में क्या पूछा था भाई, धारा की चाल ही पूछी थी, यानी कि ये 4 आ जाएगा इसका मान। ऑप्शन नंबर D ठीक हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अनुपात 3:5:2 होगा। उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का योग 525 है, तो बी की वर्तमान आयु बतानी है क्या होगी? ठीक है, अगर इसको बेसिक से करने लगे तो इसमें थोड़ा-सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, बल्कि इसमें इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इक्वेशन बनेगी, तो हम इक्वेशन से बचने के लिए ऑप्शन से कर सकते हैं इसको। ऑप्शन से कर लेंगे, जितना समय इक्वेशन बनाने में लगेगा, उससे आधे समय में ऑप्शन चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? देखो ऑप्शन, अब से 5 वर्ष के बाद, यानी कि इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष के बाद का है। ठीक है भई? 5 वर्ष के बाद का अनुपात है इनका 3, 5 और 2। ठीक? सवाल में पूछा है बी की वर्तमान आयु। देखो, जब इस तरह का सवाल आता है तो फिर को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्ट्रक्चर बेस ही पूछा जाता है फिर। ठीक है? एग्ज़ाम में हमेशा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है? तो इसलिए इसी वजह से ऑप्शन फाइंड करने से भी हम जो है हमारी प्रिपेयर अच्छी हो सकती है कि ऑप्शन फाइंड आसानी से कर सकते हैं वहाँ पर हम। तो बी की वर्तमान आयु बतानी है, तो बी की वर्तमान आयु अगर मैं 20 मान लूँ, ठीक है, 20 मान लूँ बी की वर्तमान आयु, तो भई ये 5 साल के बाद का रेशियो है, तो 5 साल के बाद की आयु कितनी होगी इसकी? 25 हो जाएगी भई। अगर इसकी 5 साल के बाद की आयु 25 है, ठीक है, 5 साल के बाद की आयु 25 है, तो 5 साल पहले की आयु कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी भई इसकी, 20 हो जाएगी। 5 पंजे 25, 5 तिया 15 इसकी हो जाएगी, और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 इसकी हो जाएगी। तो भई ये 5 साल बाद की है यहाँ पर ये। ठीक है, 5 साल बाद की है, तो 5 साल पहले की है, यानी कि 10 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी। तो क्या इनके वर्गों का योग 525 आ रहा है क्या? यानी कि ये 100 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर 525 ही आ रहा है, तो 525 ही आ रहा है। ठीक है, अगर 525 जोड़ने पर आ रहा है तो इसका मतलब एक की आयु जो है वो 20 वर्ष है। ठीक है भाई, एक की आयु 20 वर्ष है, बताओ भाई, याद है 40 सेकंड का समय लगा है इसमें। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब कुछ बच्चों का सवाल ये होगा कि इसमें कुछ और भी तो पूछा जा सकता है, फिर ऑप्शन कैसे चेक करेंगे? देखो, इस तरह का मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो फिर वो स्ट्रक्चर बेस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी देखो, अगर दूसरा ऑप्शन चेक करके देख लेंगे, नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, देखो दूसरा ऑप्शन भी मैं चेक करके बता रहा हूँ इसी तरह से। 25 वर्ष जो है इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी बी की। वर्तमान आयु भी तो 5 साल बाद की 30 साल हो जाएगी इसकी, 30 साल हो जाएगी, यानी कि 3, 5 और 2, यानी कि 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान 30 हो जाएगा, 5 छंग 30, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ये 5 साल बाद की है, तो 5 साल पहले की इनकी आयु कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 13, 25 और ये हो जाएगी 5, 7। इसका वर्ग करता हूँ तो 25 का वर्ग ऑलरेडी 25 का वर्ग 625 बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका, है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक वर्ष के लिए विभिन्न खेलों पर खर्च किए गए धन का प्रतिशत बताना है। नहीं, ये दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन इधर है यहाँ पर। यदि वर्ष के दौरान खेल पर खर्च की गई कुल धनराशि ये है यहाँ पर, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल पर मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई? क्रिकेट और बास्केटबॉल पर, यानी कि 100 का मान ये दे रखा है यहाँ पर। ये 100% है ना टोटल, तो 100% का मान ये हो जाएगा, यानी कि एक का मान ये हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 लाख। इसके अलावा क्रिकेट और बास्केटबॉल, क्रिकेट कौन सा है भाई? क्रिकेट कहाँ पर? क्रिकेट 25% है, क्रिकेट 25% है और बास्केटबॉल 10% है, यानी कि 35 का मान बताना है। तो 35 दूनी यहाँ पर 35 का मान बताना है। क्रिकेट और बास्केटबॉल है, क्या पूछा है? ठीक है, क्रिकेट और बास्केटबॉल पूछा है इसमें, तो क्रिकेट 35% होना चाहिए। तो यहाँ पर 70, यानी कि यहाँ पर जो है ना ऑप्शन ये गलत दे रखा है इसमें। ठीक है भाई, मैंने चेक किया तो ऑप्शन ये गलत दे रखा है, तो इसकी जगह ये आएगा यहाँ पर 70 लाख। ठीक है भाई, 35 दूनी 70 लाख हो जाएगा, क्योंकि एक का मान जो है 2 लाख है, तो 35 का मान 70 लाख हो जाएगा, है ना? 35 का मान 70 लाख हो जाएगा, तो ये इसमें गलत दे रखा है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 70 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 4 विभिन्न प्रकार के चॉकलेट है, इनके वार्षिक उत्पादन को निम्न तालिका है ऐसे इस तरह से दिया हुआ है इसमें। अब देखो, ये सवाल जब आपने लगाया होगा टेस्ट, तो इस वाले सवाल को देख करके स्किप कर दिया होगा बहुत से बच्चों ने। ठीक है, कि इसमें समय न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी इसमें, तो सबको चेक करने में समय लगता, तो स्किप कर दिया होगा 100% बहुत से बच्चों ने। देखो, स्किप नहीं करना है, मैं इसका तरीका बताता हूँ। ठीक है, बीच बीच में मैं ऐसे तरीके बताते रहता हूँ, अक्सर सवालों में बताता हूँ कि इन सवालों को फॉलो, मतलब इन तरीकों को फॉलो करना चाहिए, वो ऐसी जगह काम आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो एक चीज़ बता रखी थी, मैंने ये चीज़ बता रखी थी कि यहाँ पर अगर कोई संख्या है, देखो 3/50 है और 4/37 है। ठीक है? या यही मैंने दे रखा था, इनमें छोटी-बड़ी संख्या कौन-सी होगी? तो कुछ बच्चे नीचे से काटने लगेंगे, तो मैंने इसके तरीके बता रखे थे, ऊपर से काटो। ठीक है? वही तरीका मैं इसमें इसमें अप्लाई कर दूँगा। तो मैंने बताया कि मैं बहुत से तरीके ऐसे होते हैं जो बहुत सी जगह अप्लाई कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर 72 है, इनमें 4 को यहाँ पर मैं ये रेशियो ले सकता हूँ यहाँ पर, ये 4-4 में से कट जाएँगे यहाँ पर। ये 72 है और ये 78 है यहाँ पर, यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, यानी कि 4 से भी कट रहा है ये। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 यहाँ पर आ जाएगा, और नहीं, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है यहाँ पर, है ना? 2 से कट जाएगा यहाँ पर ये।
2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 नौ 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये आ जाएगा तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है? 1/12 की हो रही है, ठीक है? अभी मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ, हालाँकि इसका मतलब 8.33% भी होता है, ठीक है? 8.33% भी होता है इसका, लेकिन मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। अगला चेक करूँगा 85 से 88 यानी कि 3 बटे ये 3/85 आ जाएगा, ठीक है? 3/85 होगी, 3 की वृद्धि हो रही है 85 से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने बताया था मैं उसको जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ बताई थी वो, तो मैंने बताया कि ऊपर से नीचे को काटना चाहिए। इसको ऊपर से नीचे को काटूँगा तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर? 3 दूनी 6 और बचेंगे 2, 3 अट्ठे 24, ठीक है? इतना रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अगला वाला चेक करूँगा मैं, यानी कि ये कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है 5, 5 बढ़ रहा है 69 से, ठीक है? यानी कि लगभग 1/14 आ जाएगा, 14 पंजे 70 होता है, 1/14 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लगभग भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर 58 से 67 बढ़ रहा है, यानी कि 2 से यानी कि 9 बढ़ रहा है 58 से, यानी कि 1/6 आ जाएगा, 9 छंग 54। अब मैंने इसमें एक चीज़ बता रखी थी, इसमें पूछा है कि न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि, तो इसमें सबसे छोटा कौन-सा है? यही तो मैंने बहुत सी जो प्रैक्टिस सेट में ये चीज़ मैंने बता रखी है। पूछ वैसे ही पूछा जा सकता है इसमें कि भई इनमें सबसे छोटा भिन्न कौन-सा है, बड़ा भिन्न कौन-सा है, ठीक है? तो मैंने बता रखा था जो अगर सब 1 के नीचे हैं, सब 1 के नीचे ले आया हूँ मैं सब। अगर 1 के नीचे जो सबसे बड़ी संख्या होगी, वो सबसे छोटा होगा, ठीक है? तो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा यही वाला होगा, ये वाला यानी कि ये वाला होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये सबसे छोटी होगी। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है? तो सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है? इस वाले में हुई है यहाँ पर, ठीक है? जो सबसे छोटा होगा ना वो सबसे अधिक हो जाएगा। तो तब इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। नीचे दिए गए बार चार्ट में 2009 से 13 तक के वर्षों के लिए देश के कॉफ़ी के वार्षिक उत्पादन को अरे यार क्वेश्चन तो इधर है। वर्ष 2009 से 2011 तक कॉफ़ी का औसत उत्पादन बताना है। 2009 से और 2011 तक यानी कि 3 का बताना है, 800 1200 यानी कि 3500 हो जाएगा, 3500 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है? आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतने-इतने विकेट लिए, तो बहुलक बताना, बहुलक छाँट लेंगे, जो सबसे अधिक बार आया हुआ है, वो इसका बहुलक हो जाएगा, है ना? तो बहुलक यही तो होता है जो सबसे अधिक बार उसमें दिया हुआ होता है। तो इसमें अगर देखें तो किसकी आवृत्ति ज़्यादा हो रही है भई? यानी कि यहाँ पर देखो मुझे 2 और 2 1 2 2 यानी कि यहाँ पर मुझे 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है? मुझे तो 2 दिखाई दे रहा है, बाकी आप चेक कर लेंगे क्या आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आँकड़ों का माध्य क्या है? माध्य क्या है? देखो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो जोड़ करके, या इसको डेविएशन से भी कर सकते हो, लेकिन जितनी देर में डेविएशन से लगाएँगे इतनी देर में इसको जोड़ के कर देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, ये 20 जोड़ लेंगे यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 140 तो ये हो जाएगा, ठीक? 1 2 3 यानी कि 60 ये हो जाएगा, ठीक है भई? ये सॉरी 90 हो जाएगा यहाँ पर ये, 30 3 90, 90 ये हो जाएगा। इसके अलावा बची संख्या जोड़ लेंगे, 3 4 7 5 12 6 18 और 7 25 33 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 42 और 3 45, 45 यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है? इसको जोड़ने में कोई दिक्कत भई यहाँ पर अब देखो जोड़ने का तरीका ये भी होना चाहिए थोड़ा, ठीक है? इस तरह से भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा 200 230 275 हो जाएगा टोटल, ठीक है भाई? टोटल 275 हो जाएगा। मैंने वही बताया था, इतनी देर में डेविएशन लगाए, इतनी देर में जोड़ सकते हैं। 275 आ जाएगा, 275 कितनी है उससे भाग कर देंगे, यानी टोटल 10 है, 10 से भाग करेंगे 27.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कलश ए में 2 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं, ठीक है भाई? ये कलश है यहाँ पर, एक कलश ये है, कलश ए है, इसमें 2 सफ़ेद है, 2 काली गेंदें हैं, 2 तो हो जाएँगी इसमें व्हाइट और 2 हो जाएँगी इसमें ब्लू। ब्लू है, ब्लैक है, ठीक है भाई? व्हाइट और ब्लैक है, जबकि कलश बी है, ये कलश बी है और इसमें क्या है, इसमें भी 3 3 तो हैं इसमें ब्लैक और 2 हैं इसमें, ओह सॉरी 2 हैं ब्लैक इसमें और 3 है इसमें सफ़ेद, ठीक है? ये इस तरह से दे रखा है। अब बोला है कि एक गेंद कलश ए से बी में स्थानांतरित की जाती है, फिर बी से एक गेंद निकाली जाती है, तो प्रायिकता क्या है कि गेंद सफ़ेद है, ठीक है? तो क्या प्रायिकता होगी भाई? अब यहाँ से एक गेंद निकाली जाती है, इसमें टोटल 4 हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, इसमें से अगर मैं एक गेंद निकाल सकता हूँ, तो भई वो व्हाइट भी निकल सकती है और ब्लैक भी निकल सकती है, कोई सी भी निकल के आ सकती है, तो इसमें क्या प्रायिकता हो जाएगी? अगर फिर 2 स्थिति बनेंगी, अगर व्हाइट आ रही है निकल कर के यानी कि मैं इसमें से निकाल रहा हूँ, तो यानी कि 2 तो रहेगी, 2 में से 1 आ सकती है, ठीक है? और टोटल कितने हैं? 4 हैं यहाँ पर, व्हाइट अगर आ रही है निकल कर के, ठीक है?
और मैं इधर को डाल रहा हूँ वाइट, वाइट इसमें डाल रहा हूँ, तो वाइट कितने हैं टोटल, इधर 3 है, तो 4 हो जाएंगी। ठीक है, 4 हो जाएंगी, टोटल कितनी है 6। ठीक है, तो यहाँ पर तो वाइट की तो ये हो जाएगी, प्लस ब्लैक के लिए क्या होगी, ब्लैक की भी सेम यही सिचुएशन रहेगी, ब्लैक में भी 2 हैं यहाँ पर, टोटल 4 हैं, तो 2 में से 4 में से यानी कि इसकी प्रायिकता 2/4 हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पर निकालने की है, 2 में से निकल सकती है कोई भी एक, टोटल 4 है। और यहाँ पर मैं ब्लैक में डाल दूँ, यानी कि टोटल हो जाएंगे 3 यहाँ पर, यहाँ पर ब्लैक 3 हो जाएंगी, टोटल यहाँ पर 6 हो जाएंगी, 3 2 5 6 हो जाएंगी, इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर था। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ये प्रायिकता हो जाएगी, तो देख लेंगे क्या आएगा इसका आंसर। 6 चौक 24 दोनों में नीचे सेम बराबर है, यानी कि 24 तो नीचे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, यानी कि 7/12 आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर रीजनिंग के हैं, इसको कर लेंगे भाई। यहाँ पर दिया हुआ है फ्लैग, फ्लैग डांस, हालांकि ये थोड़े से लिखने पड़ते हैं, ठीक है, लिखने पड़ते हैं, और एक्स के टी सी और के जेड लिखा जाता है यहाँ पर। इसके अलावा और भी कुछ इसमें माइल दिया हुआ है, माइल, फ्लैग और वाइन, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है टी सी डी आई जी भी लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में फ्लैग को क्या लिखा जाएगा, हालांकि यहाँ पर एक 2 ही लाइनें थी, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, यानी कि फ्लैग यहाँ पर, फ्लैग यहाँ पर, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन है यहाँ पर टी सी, टी सी कॉमन, तो टी सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें, बाकी अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर लिखना पड़ता है इसमें, वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन से करने में। प्रीविनियस बिंदु ऐसे चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 12 किमी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना लेंगे हम, नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ पर ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे NESW लिखते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा यहाँ पर बोला है कि एक व्यक्ति है यहाँ पर ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 12 किमी चलता है, दक्षिण की ओर चल रहा है 12 किमी, इसके बाद वह से दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाएगा तो दाएं किधर को मुड़ेगा, वेस्ट की तरफ को मुड़ेगा, तो कितना चलेगा 7 किमी। इसके अलावा और 14 किमी गाड़ी चला, फिर दाएं मुड़ता, अब यहाँ से फिर से दाएं मुड़ा, यानी कि नॉर्थ को चलेगा, 14 किमी गाड़ी चलाई उसने। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ गया, यानी कि ईस्ट की ओर, यानी कि 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई। उसके बाद वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से दाएं मुड़ता है, और वो 2 किमी गाड़ी चलाता है। ठीक है, 2 किमी गाड़ी चलाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है, वो पी पर रुक गया है, तो ए फिर से ए पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। ठीक, यानी कि नॉर्थ से साउथ के काट देते हैं, यानी कि 14 करते हैं, बिल्कुल ठीक है, यानी कि 3 किलोमीटर गाड़ी चलानी होगी ईस्ट, यानी कि उसको जो अब जो है वो ईस्ट पर है, यानी कि यहाँ जो अब स्थिति है ना वो 3 किलोमीटर की स्थिति है। अब प्रारंभिक बिंदु से उसकी जो स्थिति है वो ईस्ट की ओर 3 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर वो यहाँ से चला था तो यहाँ से उसकी दूरी जो है वो यहाँ पर है, अब वो इस दिशा में ईस्ट की ओर है, और वो 3 किलोमीटर दूरी पर है, ये मतलब है इसका, यहाँ पर ईस्ट की ओर है, 3 किलोमीटर का अंतर है, 3 किलोमीटर दूरी पर है। वापस जाने के लिए उसे बैक में जाना पड़ेगा, वेस्ट की ओर जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर चलना होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह, देखो ये क्वेश्चन अच्छा होता है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरा बेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बताना है कि इसके दाईं ओर समान है तो कौन सा युग्म इसमें सही होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ को इसको लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे 5 11 और 14 लिखेंगे, और दूसरे वाले का लिख देंगे 18 22 और 14 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर इनके हमने लिख लिए, कोट लिख लिए, कोट लिखने के बाद देखो ये है जो है ना ये ऊपर लिखेंगे, और ये जो है परसेंट का नीचे लिखेंगे, यानी कि अगर हमने यहाँ पर ले लिया, ये ले लिया हमने यहाँ पर, इसमें कुछ गलत है क्या भाई, कुछ गड़बड़ है इसमें यार, बराबर डीएम के परसेंट बराबर ये क्वेश्चन में थोड़ी सी देखो, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर ये हैज होना चाहिए था यहाँ पर सब में। ठीक है, ये होना चाहिए जिस तरह से परसेंट में है ना उसी तरह से यहाँ हैज होना चाहिए था, ये है ना, तो ये थोड़ी सी सवाल में मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर, लेकिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हैज ही होगा यहाँ पर। तो अगर मैं सबसे पहले डीएम के रख दूँ, यानी कि मैं यहाँ पर 4 13 और 11 रख दूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 19 26 और 17 रखना पड़ेगा। तो क्या इसमें ये दोनों में बिल्कुल ठीक है, ये एक बढ़ रहा है, ये भी एक बढ़ रहा है, ये 2 घट रहा है, ये 4, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, हटा दूंगा इसको मैं। दूसरा चेक करूंगा, दूसरा मैं यहाँ पर 4 रखूंगा, 11 रखूंगा और 12 रखूंगा, इसके बाद यहाँ पर 19 रखूंगा, 25 रखूंगा, और ये वाला रख रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं 16 रखूंगा, यहाँ पर भी एक जुड़ रहा है, यहाँ पर भी एक जुड़ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये भी गलत हो जाएगा। मैं अगला ऑप्शन उठाऊंगा यहाँ पर,
यहाँ पर तो यार इसका तो 8 होता है ना, यहाँ पर ये थोड़ी सी कुछ गड़बड़ रखा गया था। यहाँ पर देखो, वापस जाता हूँ मैं एक बार, तो यहाँ पर ये 8 होता है ना इसका, ये मैंने इसको देख के रख लिया था, ये गलत गलत रखा गया था। यहाँ पर ये 8 हो जाएगा यहाँ पर। मैं देखता हूँ उसको, ये 1 बढ़ रहा है, ये 3 जुड़ रहा है यहाँ पर, ये 1 बढ़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक हो जाएगा ये वाला, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, बी इसका आंसर हो जाएगा, और चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर आर्गुमेंट दिए हुए हैं, तो क्या दक्षता में सुधार के लिए भारत में पुलिस व्यवस्था का पूरी तरह से निजीकरण कर दिया जाना चाहिए? तो ये तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि इसमें नहीं रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है इसमें, ठीक है? तो निजीकरण नहीं होना चाहिए, पुलिस का तो निजीकरण होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, पहला तर्क ये दिया हुआ है कि हाँ, निजी कंपनियाँ लाभ और प्रदर्शन से प्रेरित होती हैं, इसलिए सरकार की तुलना में कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करेंगी। निजी कंपनियाँ जो हैं फिर वो भ्रष्टाचार या फिर निष्पक्ष काम नहीं करेंगी पुलिस को लेकर के, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। मैं नहीं मानूँगा कि इसको ये गलत सही होगा। दूसरा यहाँ पर ये है कि नहीं, कानून प्रवर्तन राज्य का एक संप्रभु कार्य है, बिल्कुल ठीक है भई, और इसे निजी हाथों में सौंपने से अमीरों की बात, बिल्कुल ये बात ठीक है कि यहाँ पर केवल 2 ही तर्क स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला यहाँ पर ये है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को उनके प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोगकर्ता द्वारा साझा की गई हर फर्जी खबर फेक न्यूज़ के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए भई। तो इसमें क्या दे रखे हैं, इसके पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है पहला कि कहाँ है, पहला ये है कि हाँ, जब तक प्लेटफ़ॉर्म को दंडित नहीं किया जाएगा, वे दंगे भड़काने वाले अभद्र भाषा और गलत सूचनाओं को छानने के लिए सख्त तंत्र विकसित नहीं करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है? अगला देखते हैं यहाँ पर कि नहीं, हर सेकंड लाखों पोस्ट की मैन्युअल रूप से निगरानी करना तकनीकी रूप से असंभव है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। दूसरा तो डेफिनेटली सही है, और मुझे हाँ, जब तक प्लेटफ़ॉर्म को दंडित नहीं किया जाएगा, भाई ज़ाहिर-सी बात है, जब फर्जी खबर फैला रहे हैं तो दंडित तो करना चाहिए, तो दोनों ही ठीक हो जाएँगे इसमें, पहला और दूसरा दोनों कथन ठीक हैं यहाँ पर, यानी कि आर्गुमेंट सही है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ दे रखी। कल वीवीआईपी यात्रा के दौरान भारी ट्रैफिक जाम से बचने के लिए नागरिकों को निजी वाहनों के बजाय मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी है ये एक, ठीक है? वीवीआईपी एक प्रोग्राम है, तो उसकी वजह से जो है ट्रैफिक से बचने के लिए निजी वाहनों के बजाय मेट्रो से उपयोग करने की सलाह दी गई। तो पहला यहाँ पर क्या है, निर्णय है कि मेट्रो सेवा चालू रहेंगी और कल अतिरिक्त भीड़ को सँभालने में सक्षम होंगी। तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, क्योंकि तभी उसको सलाह दी गई क्योंकि वो सक्षम है। नागरिक आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करते हैं, तो ये दोनों कथन ठीक हो जाएँगे यहाँ पर ये। ठीक है भई, दोनों ठीक हैं बिल्कुल। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर ये है कि फिर भी इस सब में यही है क्या, हम आगे को राज्य सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और हिरासत में होने वाली प्रताड़ना को रोकने के लिए सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, एक कथन है एक कि राज्य सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हिरासत में होने वाली प्रताड़ना को, ठीक है, समझिए बात को। अब इसको पढ़ते हैं कि सीसीटीवी फुटेज हिरासत में हिंसा की शिकायतों को सत्यापित करने के लिए सबूत के रूप में काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, कर सकता है काम। पुलिसकर्मी अपना व्यवहार बदल सकते हैं यदि उन्हें पता हो कि उन पर नज़र रखी जा रही है। तो क्या भई ये दोनों सही लग रहे हैं क्या भई? बिल्कुल दोनों ठीक लग रहे हैं ये, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसमें बताना है कि ये घूम-फिर के बनाया जा रहा है, तो इसमें बताना है कि कौन-सा जो है उस उत्तर जिसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? इसको घुमा-फिरा करके कौन-सा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? देखो ये सीधा बना हुआ तो ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है? नहीं हो सकता ये तो, कभी भी नहीं होगा। इसको देखते थे यहाँ पर, इसको देखें तो ये यहाँ पर है और ये n जो है यहाँ पर बनेगा, तो मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर 0 है और ये n, यानी कि इसको अगर मैं देखता हूँ ये, तो देखो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है ये वाला, ठीक है? ये लग रहा है इसकी तरफ होगा और ये इस तरह से दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? इसमें भी थोड़ा-सा विरोधाभास है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये मैंने बना कर देखा है यहाँ पर ये वाला सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर ए को बनाया जा सकता है भई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये भी कथन निष्कर्ष है, मधुर आवाज़ प्रकृति का एक उपहार है, परंतु किसी को संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, तो देख लेंगे इसमें भी वैसे तो प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि सतत अभ्यास के द्वारा एक व्यक्ति प्राकृतिक उपहार को प्राप्त कर सकता है। मधुर आवाज़ प्रकृति का एक उपहार है, प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर एक ही ठीक होगा इसका, ठीक है भाई? निष्कर्ष केवल एक ही ठीक होगा, केवल एक सही होगा, क्योंकि प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। जो इसमें कहा गया है कि मधुर आवाज़ एक प्राकृतिक उपहार है, और जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो इसमें जो है इसकी देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सुधार लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, तो वही चीज़ पहले में दे रखी है। इसमें इसका दूसरे में उल्टा दे रखा है बिल्कुल। सतत अभ्यास के द्वारा प्राकृतिक उपहार कैसे प्राप्त कर लेंगे भई? तो प्राकृतिक तो ये वैसे ही मिलता है, ठीक है? ये उसकी जो है अभ्यास किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। तो केवल एक ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, किसमें ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे, ठीक है?